हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 77। अचानक रंजीत का आ जाने से वनिता घबरा जाती है। रंजीत देखता है वनिता बिस्तर पर लेटी हुई थी। अभय वहीं खड़ा था। सामने टेबल पर एक बड़ा पाव रखा होता है। वनिता अपने भैया को देखकर बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। रंजीत को वनिता के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि वह अभय से प्यार करने लगी है, पर उसे यह नहीं पता था कि उनका यह प्यार शारीरिक संबंध तक जा चुका था और वनिता आज की तारीख में गर्भवती थी। दूसरी बात, रंजीत को अभी तक यह भी जानकारी नहीं थी अबे और कोई नहीं चित्रा का सगा भाई है। रंजीत चिढ़कर वनिता से कहते हैं, वनिता मुझे लग रहा है कि पिता के गुजरने का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। तुम अपने प्रेमी अभय के साथ अकेले में बड़ा पाव खाकर उसके साथ बातों में मस्त हो, जबकि हॉल में सारे मेहमान भूखे बैठे हुए हैं। बस इतना सुनना था कि वनिता रोने लगती है और कहती है, भैया मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बड़ा बात कह दोगे। एक जवान बेटी के लिए जितनी माँ की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा पिता की होती है। पिता का मोरल सपोर्ट बेटी के लिए बहुत अहम होता है, यह वैसे भी ऐसे समय में जब मैं अभय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वनिता के रोने की आवाज़ सुनकर हॉल में बैठी हुई संध्या और यामिनी कमरे में आ जाते हैं। वनिता रोते हुए अपने भाई से जो अंत में कह रही थी, अभय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, दोनों सुन लेते हैं। रंजीत सुनते उसके होश उड़ जाते हैं और दिमाग घूम जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। कहते हैं, वनिता क्या बोल रही हो, होश में तो हो। रंजीत जिस प्रकार से वनिता से कहा था उसके बातों से अभय को गुस्सा आ जाता है और कहता है, हाँ रंजीत सर, आपने सही सुना। वनिता जो कह रही है बिल्कुल सही है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने जा रही है। सुबह से भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया। उसके लिए मैंने बड़ा पाव और चाय लेकर आया था। बड़े मुश्किल से बहुत मनाने के बाद एक बड़ा पाव खाया है, वो भी उसके होने वाले बच्चे की कसम देने पर। दूसरा पाव वैसे ही पड़ा हुआ है। उसे पिता के मरने का सबसे ज़्यादा गम है। रंजीत कहता है, अबे इस दुख के माहौल में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आखिर तुमने जो प्यार का जाल बिछाया उसमें वनिता को फंसा ही लिया। वनिता कहती है, भैया इसमें अभय की कोई गलती नहीं है। उसने जो आपसे उस वक्त जो वादा किया था उस पर वह कायम था। उसके प्यार को मैंने अपनी मर्जी से स्वीकार करने की पहल मैंने किया था। यामिनी अभय को पहले से ही जानती थी, उसे गाँव में कई बार देख चुकी थी। उसे स्वाति ने अभय और वनिता की प्रेम की कहानी बता चुकी थी। यामिनी से अब रहा नहीं जाता। वह तो सोच भी रही थी कि चित्रा के बारे में रंजीत से बात करेगी। उसे यही मौका सही लगता है और कहती है, रंजीत सर, अभय ने वनिता के साथ वही किया जो आपने चित्रा के साथ किया। आज उसे चिंता है कि उसके होने वाले बच्चे के पिता का नाम मिल जाएगा या नहीं। कम से कम यह चिंता वनिता को नहीं है, क्योंकि अभय उससे बहुत प्यार करता है और जहाँ तक मुझे मालूम है वह आपके जैसे धोखेबाज नहीं है। रंजीत को यामिनी के मुँह से चित्रा का नाम सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल में उसके पिता ने यामिनी और चित्रा की मिली भगत वाली बात को बता चुके थे। रंजीत गुस्से में कहता है, अब मुझे समझ में आया। दोनों भाई बहन मुझे बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को ट्रैप में ले लिया। मेरे पीठ पीछे साजिश होती रही और मुझे इसका पता भी नहीं चल पाया। मैं अपने आप को चालाक और होशियार समझता था, पर मैं तो मूर्ख बनकर रह गया। पिता को सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे बताना उचित नहीं समझा। वनिता भी उस साजिश का हिस्सा थी, पर उसने भी मुझे नहीं बताया। वनिता कहती है, भैया सच पूछो तो मुझे भी बाद में पता चला और मैंने पापा को यह बात बताई। आप उस स्थिति में नहीं थे कि मैं उन सब में इन्वॉल्व किया जाए, इसलिए परसों पापा ने भी आपको घर आने के बाद बताने की बात कहकर मुझे लेकर चले गए थे हॉस्पिटल में। अगर पापा संध्या का फ़ोन अटेंड करके जल्दी कमरे में वापस ना आए होते तो मैं आपको अभय और मेरे संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया होता। इसके बाद अभय कहते हैं, रंजीत सर, आप सोच सकते हो कि जो मेरी बहन के साथ आपने किया वही मैंने आपकी बहन के साथ किया। वैसे शुरू में मेरा इरादा भी यही था, पर बाद में वनिता के प्यार ने मेरे इस इरादे को बदल दिया। अब आप चाहे मेरी बहन चित्रा को स्वीकार करते हो या नहीं, पर मैं आपकी बहन वनिता को बिन ब्याही माँ बनने नहीं दूंगा। उसे स्वीकार करके उससे शादी करूंगा। यामिनी भी इसी मौके पर कहती है, चित्रा ने भी आपसे उम्मीद छोड़ दी है और अभय को वनिता शादी कर लेने की सख्त हिदायत दी है। उसकी सिर्फ यही इच्छा है कि उसके बच्चे को उसके पिता का नाम मिल जाए। आपके भरूच गुजरात में होने की बात जिस दिन पता चला था उसके 1 घंटे पहले मैंने आपके पिता से चित्रा के बारे में बताया था। आपके पिता ने चित्रा को न्याय दिलवाने की बात कही थी। उस बातचीत की रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में सेव है, उसे मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। आपको सुनना चाहिए। आपके पिता के विचार। चित्रा को आपके पिता से बहुत उम्मीद थी। उन्होंने चित्रा के बच्चे को अपना वारिस बनाने का आश्वासन दिया था। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उसकी वह आशा भी टूट गई। रंजीत, वनिता और यामिनी की बातें सुनकर कुछ देर तक शांत हो जाता है। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यह सब उसके कर्मों का फल था। उसने जो 22 साल की उम्र से जो अय्याशी की ज़िंदगी जीने की राह पर चला था और जो महिलाओं के प्रति जो नफरत उसके अंदर पाल रखी थी, उसी का परिणाम उसके रास्ते आकर खड़ा हो गया था।
रंजीत अब जिस रास्ते पे खड़ा था उसी रास्ते में आगे बढ़ने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे उनके पिता ने कहा था कि जो गलतियां की हैं उसका पछतावा भी हमें ही करना होगा। रंजीत बिना कुछ बोले वनिता कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। वनिता बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। संध्या उसे गले लगाकर चुप कराने लगती है। 5 दिन बाद चित्रा घर देहरादून उत्तराखंड। सुबह के 5 बज रहे थे। चित्रा अपने बेडरूम में सोई रहती है और साथ में चित्रा की मुँह बोली दीदी जमुना बहन नीचे बिस्तर बिछाकर सोई हुई थी, क्योंकि चित्रा का डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका था। कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती थी। जब चित्रा के घर का कॉल बेल अचानक बज उठता है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था इजाज़ जिस्म का भाग 77। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना